नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑल लिसनर्स इन माय ऑडियो बुक ऑफ योर चैनल ध्रुव योद्धा। मैंने कल सारा एनालिसिस किया कि किन किन वीडियो पे कैसे कैसे कमेंट आए हैं। तो मुझे ये चीज पता चला कि सबसे ज्यादा कमेंट दो ही टॉपिक के ऊपर आए हैं। पहला टॉपिक कि भाई हमें डेली एपिसोड चाहिए और दूसरा टॉपिक कि भाई हमें एपिसोड की लेंथ बड़ी चाहिए। तो मैंने इन दोनों टॉपिकों के सजेशन आपके लिए लेकर आ गया हूं। पहला कि वीडियो की लेंथ इतनी बड़ी कर दूं कि अब तक किसी वीडियो में ना गई हो। तो इस एपिसोड के अंदर मैंने अप्रोक्सीमेट 3 चैप्टर्स को कवर किया है आप लोगों के कहने पर, और इस एपिसोड की लेंथ सबसे बड़ी है अब तक मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और दूसरा कि भाई डेली एपिसोड डालो, पर डे में 10 डालो, पर डे में 5 डालो, पर डे 6 डालो, इतने से इतने तक डाल दो। ऐसे कमेंट तो भर भर कर आए हैं, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा ऊपर। बट उससे पहले बात ये हो रही है कि डेली इवेंट सीरीज नाम का मैं एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूं आप लोगों के कमेंट के ऊपर। अब से मैं डेली एक एपिसोड अपलोड करता रहूंगा, डेली शाम 4 बजे। मेरे पास कोई एपिसोड स्टॉक में नहीं है, ये मेरी छोटी सी जो है मिस्टेक है। मैंने पहले से कुछ एपिसोड बनाकर नहीं रखे, जो भी बना रहा हूं लाइव बना रहा हूं और आपके पास भेज रहा हूं। हो सके आप कहेंगे तो मैं लाइव भी आ सकता हूं एपिसोड को सुनाने के लिए, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है स्टॉक में पड़ा। तो यानी मैं सुबह से शाम तक एपिसोड बनाऊंगा और डेली इवेंट सीरीज में शाम 4 बजे एपिसोड आपको मिलेगा सुनने को। 4 बजे के बाद अगले शाम 4 बजे दूसरा एपिसोड। 9 घंटे में एक एपिसोड बनता है और उसमें वीडियो एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग, रिकॉर्डिंग सब कुछ मैनेज हो जाता है। और उसके बाद आप एक एपिसोड सुनते हैं मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 मिनट का। तो इतनी मेहनत मैं कर रहा हूं डेली इवेंट सीरीज के लिए। तो डेली इवेंट सीरीज का मैंने एक क्राइटेरिया ही रख दिया है। क्राइटेरिया ये है कि मुझे ईच एंड एवरी वीडियो पे 30 लाइक चाहिए, यानी हर एपिसोड के ऊपर 30 लाइक तो कम से कम ज्यादा आपकी मर्जी, बट 30 लाइक चाहिए ही चाहिए। और हर एपिसोड के लास्ट मतलब कमेंट बॉक्स में, हर एपिसोड के लास्ट यानी कमेंट बॉक्स में मेरे को चाहिए नेक्स्ट एपिसोड लिखा हुआ। नेक्स्ट एपिसोड आपको लिखना पड़ेगा जाके। जब मैं इतनी मेहनत आप लोगों के लिए करने के लिए तैयार हूं तो आप लोगों को भी जाके वहां पर लिखना होगा नेक्स्ट एपिसोड। और नेक्स्ट एपिसोड लिखना है 30 लाइक क्राइटेरिया ईच एंड एवरी वीडियो पे। जिस भी वीडियो पे मेरे पास कमेंट नहीं आते हैं नेक्स्ट एपिसोड और क्राइटेरिया लाइक टारगेट पूरा नहीं होता है, तो उसी दिन डेली इवेंट सीरीज मैं बंद कर दूंगा। और सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन अपडेट यह है कि मेरे चैनल का आज तक का सबसे बड़ा जो इवेंट शुरू कर रहा हूं वो हो रहा है मंडे से। और मंडे शाम 4 बजे से डेली आपको एक एपिसोड मिलेंगे विथ आदित्य ठाकुर। तो अपनी झोली की पेटी बांध लीजिए, कान में हेडफोन लगा लीजिए और जोरों शोरों से तैयार हो जाइए। बट अभी हम सुनने वाले हैं एपिसोड नंबर 30 को, तो वो मंडे की बातें हैं, आज की नहीं है। आज के एपिसोड पर आते हैं। आज के एपिसोड की भी मैंने थोड़ी सी लाइक टारगेट क्राइटेरिया रखा है। लाइक टारगेट 30 है। अगर लाइक टारगेट 30 कंप्लीट होगा तो ही डेली इवेंट सीरीज शुरू होगा। और मुझे कमेंट में भर भर के बता दीजिए कि डेली इवेंट सीरीज शुरू करनी है। जितने लोगों को कमेंट आएंगे उतनी ही चांसेस है कि मंडे से ही शुरू हो जाए। अगर कमेंट में कमी या लाइक में कमी या किसी चीज में कटौती करेंगे आप लोग मेहनत दिखाने में, पूरी मेहनत मेरी, आपको एक लाइक का बटन दबाना है और साथ ही साथ में इस वीडियो के नीचे लिख देना है कि डेली इवेंट सीरीज शुरू करो या डेली इवेंट सीरीज शुरू करो या डेली सीजन शुरू करो। तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग भी एक्टिव हैं। अगर आप इनएक्टिव हैं तो कोई मतलब नहीं, मेरा सारा मेहनत बेकार है। मैं क्यों करूं इतनी मेहनत? आपको भी एफर्ट करना पड़ेगा मेरे साथ में, तभी सुनेंगे डेली एपिसोड्स। तो इस एपिसोड के लास्ट में लिख दीजिएगा, तभी शुरू होगा डेली इवेंट सीरीज। और अब चलो सुनते हैं एपिसोड नंबर 30 को। पर उससे पहले थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं एपिसोड नंबर 29 का। बीच में कुछ दिनों का गैप हो गया था, इस वजह से ध्रुव जरीना नाम की लड़की से मिला था। जरीना नाम की लड़की उससे वया छीनना चाहती थी या खरीदना चाहती थी, पर ध्रुव ने उसको मना कर दिया। उसको चकमा देकर ध्रुव पहुंच गया था शैतानी इलाके। शैतानी इलाके में कोहरा बहुत घना है क्योंकि यहाँ ठंड बहुत होती है, जिसके कारण सामने का कुछ भी नजारा नहीं दिख रहा है। ध्रुव बड़ी मेहनत से यहाँ तक पहुंचा है। अब उसको आगे लेना है सुन्नत ड्रैगन का मूल खून। और बहुत सारे सैकड़ों की तादाद में योद्धा कांदला साम्राज्य के यहाँ पर आए हैं अंतरात्मा को हासिल करने। तो यहीं पे एपिसोड 29 खत्म हो गया था। आज का एपिसोड नंबर 30 यहीं से शुरू होगा। तो चलिए दोस्तों, मेरे बातों को ध्यान रखिएगा। अगर एपिसोड पे लाइक और कमेंट नहीं आया तो डेली इवेंट सीरीज शुरू नहीं होगी। मैं दोबारा नोटिफाई कर रहा हूं। एंड देन सुनते हैं एपिसोड नंबर 30। ध्रुव और लानिया को अपने सामने का कुछ ढंग से दिख ही नहीं रहा था कि तभी वया ने अपने शरीर से रोशनियों की गर्मी निकालनी शुरू की।
देखते ही देखते वहां पर फैला ठंडा कोहरा धीरे धीरे गायब होने लगा। ध्रुव और लानिया अब अपने सामने के नज़ारे को साफ साफ देख सकते थे। उनकी नज़र जहां दूर दराज तक जाती उन्हें बस एक ही चीज दिखाई देती, योद्धाओं का जमघट। सैकड़ों की तादाद में योद्धा बेसब्री से उस सील के खुलने का इंतजार कर रहे थे। उनकी तादाद को देखकर ध्रुव खुद भी हैरान हो गया। उसने नहीं सोचा था कि समाधि के खुलने से पहले ही यहाँ की भीड़ सैकड़ों तक पहुंच जाएगी। कुछ दूर आगे चलने के बाद ध्रुव ने एक अच्छी सी जगह देखकर वहीं पर इंतजार करने का सोचा। ध्रुव, लानिया और वया, जो कि अब एक तिलस्मी जानवर बन गया था, वो तीनों एक छोटे से पहाड़ पर रुक गए। शैतानी इलाके के बर्फ के कोहरे का कोहराम हर तरफ मचा हुआ था। समाधि के पास 3 ऐसी खास जगह थी जहां पर उस कोहरे की शांति का नामो निशान नहीं था। जब ध्रुव वहां आए योद्धाओं को देख रहा था तभी आसमान के कोहरे के पीछे से एक दिल दहला देने वाली आवाज किसी बड़े से तिलस्मी जानवर की गूंज उठी। उस आवाज को सुनकर वहां खड़े सभी लोगों की नजर एक ही झटके में आसमान की तरफ हो गई। आसमान में एक बड़ा सा तिलस्मी जानवर अपने 7 रंगों के बड़े बड़े अलग अलग रंग के पंखों को फरफरा रहा था और एक ही पल में वो आसमान से कहीं गायब हो गया। किसी को पता ही नहीं चला कि उस पर कौन बैठा था कि तभी एक रोशनी समाधि के ऊपर से निकलकर सीधे आसमान में चली गई। देखते ही देखते उस समाधि के ऊपर से चरमराने की आवाज आने लगी। समाधि की सील को देखते हुए ध्रुव ने धीमी आवाज में कहा, अब जाकर इस समाधि पर चढ़ी सील कमजोर हो रही है। इतना कहकर ध्रुव इंतजार करने लगा उस समाधि के खुलने का। लोगों की भीड़ शैतानी इलाके में दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी। लोगों को वहां इंतजार करते हुए अब 3 दिन हो गए थे और वो सील बिल्कुल ना के बराबर दिख रही थी। वहां की शांति किसी तूफान के आने से पहले की शांति लग रही थी। शक्तियों में आए अचानक बदलाव को महसूस कर ध्रुव, जो अपने आप को लड़ने के लिए तैयार कर रहा था, उसने अपनी अचानक आंखें खोली और कहा, वक्त आ गया है, समाधि खुलने वाली है। कोहरे में डूबे बड़े से चट्टान पर एक मोटी सी रोशनी की धार उस समाधि के ऊपर से निकली और वो रोशनी सीधे आसमान में जाकर मिली, जिससे आसमान का रंग हल्का गुलाबी हो गया, जिसकी खतरनाक आवाज से पूरा शैतानी इलाका तक कांप उठा। वहां आए योद्धा ऐसे खूबसूरत नज़ारे को देखकर अपने आप को यहां आने के लिए शाबाशी दे रहे थे। एक अजीब सी आवाज के साथ वो गुलाबी रोशनी आसपास फैले कोहरे को दूर भगाती हुई फैलने लगी। जो योद्धा इस वक्त आसमान में उड़ रहे थे, वो उस रोशनी की इतनी तेज रफ्तार को देखकर जल्दी से नीचे उतरने लगे। उस रोशनी से शक्ति देव तक टकराते ही खून के कोहरे में बदलकर फट जाते। देखते ही देखते लोगों की चीख वहां बढ़ने लगी। कुछ देर तक ये सिलसिला चलता रहा। अब जाकर आसमान पूरी तरह से गुलाबी हो गया था। कुदरती शक्तियों में उथल पुथल मच गई। उस समाधि से अब एक प्राचीन आभा निकलकर आसपास के शैतानी इलाके तक फैलने लगी। उस प्राचीन शक्तियों को महसूस कर ध्रुव ने धीमी आवाज में कहा, यहाँ की शक्तियां तो लगभग 2 गुनी हो गई है। इसका मतलब यहाँ पर कोई योद्धा ट्रेनिंग करे तो उसको 2 गुना फायदा होगा। सच में ये समाधि तो बहुत रहस्यमयी है। सभी लोगों की नज़र इस समय समाधि पर थी। हर कोई बस यही चाहता था कि समाधि की खास खजाने उनके हो जाएं। वहां पर खड़े लोगों के बीच भगदड़ मच गई। हर कोई बस उस समाधि में पहले जाना चाहता था। पर ध्रुव को ये पता था कि ऐसी जगह पर लालच दिखाना कितना खतरनाक हो सकता है। इसीलिए ध्रुव कोई जल्दीबाजी नहीं करना चाहता था। उसने लानिया से कहा, लानिया, यहाँ की हालत उतनी अच्छी नहीं है जितनी की लग रही है, तो जैसे ही हम समाधि के अंदर जाएंगे तुम मेरे साथ ही रहना, क्योंकि आगे कुछ भी हो सकता है। लानिया भी ध्रुव को अब अच्छी तरह से जानने लगी थी। ध्रुव बिना किसी मतलब के उसको ये बात नहीं बोलता, इसलिए उसने ध्रुव से कहा, मैं वही करूंगी ध्रुव जो तुम कहोगे। ध्रुव ने देखा लोगों की भगदड़ से वहां का कोहरा धीरे धीरे हटने लगा। सैकड़ों की तादाद में योद्धा बस एक ही चीज चाहते थे, समाधि में घुसना, क्योंकि अगर वो समाधि से कोई ऐसी खास खजाना हासिल कर लेते हैं तो शायद उनको शाही परिवार अपने दल में शामिल कर लेगा। सब लोग बस यही चाहते थे, कुछ भी करके वो खजाने उनके हो जाएं। ध्रुव के इशारा करते ही लानिया और वया ध्रुव के पीछे जाने लगे। वो दोनों भी उस समाधि के अंदर घुस गए।
उन्होंने देखा समाधि के अंदर बहुत दूर दूर तक फैला एक घना जंगल है, जहां से तिलस्मी जानवरों की रूह कपा देने वाली आवाज आ रही थी। अंदर का तापमान और कम हो गया था। यही कारण था कि वहां का कोहरा घना हो गया था। वया के कारण ध्रुव और लानिया आसपास के नज़ारे को साफ साफ देख पा रहे थे। तभी ध्रुव ने वया को अपने शरीर में मिला लिया और जंगल के एक हिस्से की तरफ तेजी के साथ बढ़ने लगा। उस घने जंगल में दो आकृतियां आगे बढ़ती जा रही थी कि तभी ध्रुव ने लानिया से पूछा, मुझे तो यहाँ सुन्नर ड्रैगन का मूल खून लेना है, पर तुम यहाँ क्यों आई हो? ध्रुव के सवाल पर पहले तो लानिया झिझक रही थी, फिर उसने ध्रुव को बताया, मेरे पिता ने यहाँ से एक बहुत खास जानकारी औंधा कीमत पर निकलवाई थी। उस जानकारी के अनुसार यहाँ पर हरिया फल होना चाहिए। मैं वहीं हासिल करने आई हूँ ध्रुव, क्योंकि हमारे परिवार के पास एक ऐसा नुस्खा है जो कि हमें विरासत में मिला है हमारे पुरखों से, पर उसको सीखने के लिए हमें हरिया फल की ज़रूरत है। अपने दांतों को पीसते हुए ये जानकारी लानिया ने ध्रुव को बता दी, जबकि उसके पिता लामार ने इस बात को ध्रुव को बताने से साफ साफ मना किया था। पर लानिया को ध्रुव कहीं से भी बुरा या चालबाज नहीं लगता था, इसलिए उसने ध्रुव को सब कुछ सच सच बता दिया। हरिया फल का नाम सुनते ही अनीस से और नहीं रहा गया। उसने ध्रुव को बताया, ध्रुव, ये हरिया फल बहुत कीमती होते हैं और ये यूं ही नहीं पाए जाते। इस लड़की के पास कुछ तो खास बात है जो ये ऐसे फल की तलाश में निकली है। इस फल को एक और नाम से भी जाना जाता है, आधा चांद फल। आचार्य की बातों को सुनकर ध्रुव ने अपना सिर हाँ में हिलाया। कुछ देर तक आगे चलने के बाद ध्रुव ने अपने हाथों में पकड़े नक्शे को देखकर लानिया से कहा, मुझे लगता है कि हरिया फल यहीं कहीं आसपास होना चाहिए। इस नक्शे में तो यहीं तक की जानकारी लिखी हुई है। ध्रुव के इतना कहने के बाद भी लानिया ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। तो ध्रुव ने सामने देखा। ध्रुव के सामने कई सारे तिलस्मी जानवरों की लाशें बेजान पड़ी थी, जैसे किसी योद्धा ने उनको बेरहमी से मार दिया हो, और उनके खून की गंध से ये पता चल रहा था कि उनको मारने वाला योद्धा यहीं कहीं आसपास है। कांधला साम्राज्य के लगभग हर कोने से ताकतवर योद्धा इस समाधि में आए थे, तो उनके लिए इन तिलस्मी जानवरों को मारना कोई बड़ी बात नहीं थी। ध्रुव ने आगे की तरफ देखकर लानिया से कहा, चिंता मत करो लानिया, हरिया फल इतनी आसानी से किसी योद्धा को नहीं मिलने वाला, और ऐसे में तो हमें ही फायदा है। वो हमारी मुसीबतों को आसान करते जा रहे हैं। हम सिर्फ उनका पीछा करेंगे और उनको आगे जाने देंगे। लानिया ध्रुव के फैसले से हैरान नहीं थी। उसको पता था ध्रुव सही कह रहा है। बिना किसी मेहनत के ही उनके आगे के रास्ते की मुसीबतें कम होते जा रहे थे। कुछ कदम आगे बढ़ते ही ध्रुव अचानक रुक गया। उसके सामने एक लड़की सफ़ेद कपड़े पहने खड़ी थी, जिसके शरीर से हल्की बर्फ की शक्तियाँ निकल रही थी। ध्रुव ने उस लड़की को देखकर नज़रअंदाज कर दिया और लानिया के साथ उस लड़की से आगे निकल गया। ध्रुव को दूर जाते देख उस लड़की ने चिल्लाकर कहा, अरे सुनो, तुम मुझे अनदेखा कैसे कर सकते हो? उसकी आवाज़ को सुनकर भी ध्रुव नहीं रुका। वो चलता जा रहा था। ये देखकर उस लड़की को और गुस्सा आ गया। उसने अपनी अंदरूनी शक्तियां से कई सारे नुकीले खंजर बनाए और उनको ध्रुव की तरफ भेज दिए। पर जैसे ही वो खंजर ध्रुव से आकर टकराने वाले थे, ध्रुव हल्का सा झुक गया और एक के बाद एक खंजर ध्रुव के सामने बड़े से पैर में जाकर धंस गए। ध्रुव को उस हमले से बचता देख उस लड़की के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। उसने अपना हाथ हवा में लहराया। उसके ऐसा करते ही वो खंजर पेड़ से निकलकर ध्रुव के इर्द गिर्द घूमने लगे। ध्रुव के ऊपर एक के बाद एक वो खंजर हमले करते जा रहे थे। ध्रुव उन हमलों से बचता जा रहा था। ध्रुव ने उन खंजरों से बचते हुए मन ही मन कहा, कौन है ये लड़की और आखिरकार मैंने इसका क्या बिगाड़ा है जो ये मुझ पर एक के बाद एक हमले करती ही जा रही है। एक ही झटके में ध्रुव ने अपने शरीर से सफ़ेद श्वेत रोशनी निकाली और उन सारे खंजरों को राख में बदल दिया। जैसे ही वो खंजर ध्रुव की सफ़ेद रोशनी से टकराते, एक छोटे से धमाके की आवाज़ के साथ वो राख में बदलते जाते। एक के बाद एक वो खंजर ध्रुव की रोशनी से टकराते रहें और राख में बदलते रहें। ध्रुव के सामने आधे मीटर तक का हिस्सा छोटे बड़े गड्ढे में बदल गया। इतने धमाकों की आवाज़ से वहाँ खड़े योद्धाओं का ध्यान उन धमाकों की तरफ गया। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके सामने बर्फ की मलिका नीरजा खड़ी थी और नीरजा के सामने
वो एक काले कपड़े पहने दुबला पतला लड़का खड़ा था। उन लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि नीरजा से इतनी देर तक वो लड़का कैसे लड़ पाया, क्योंकि नीरजा तो बहुत बेरहम थी। पर ध्रुव उस लड़की को ही घूरता जा रहा था। उसके चेहरे पर हैरानी साफ देखी जा सकती थी। उसको ये बात सबसे ज्यादा हैरान कर रही थी कि उसके सामने खड़ी वो लड़की जिसको सब नीरजा बुला रहे थे, उसके पास दो मूल शक्ति थी, एक हवा की तो दूसरी बर्फ की। ऐसा अजूबा तो ध्रुव को आज तक बहुत कम ही देखने को मिला था। और ध्रुव दो मूल शक्ति की शक्तियों को भली भांति जानता था, क्योंकि उसके पास खुद दो मूल शक्तियां थी, एक आग की तो दूसरी लकड़ी मूल शक्ति। पर ध्रुव के पास लकड़ी मूल शक्ति बहुत कम मात्रा में थी, इसीलिए वो उन दोनों शक्तियों का ज़्यादा ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाता था। दोनों शक्तियां अलग अलग कामों में काम आती थी, पर उसके सामने खड़ी वो लड़की नीरजा बखूबी दोनों शक्तियों को एक साथ ही इस्तेमाल कर रही थी। तुमने मेरे हमलों को इतनी आसानी से संभाल लिया, तुम में काबिलियत तो बहुत है, सफ़ेद कपड़े वाली लड़की ने अपने पलक झपकाते हुए ध्रुव से कहा। अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो क्या तुम मुझे अपना दोस्त बना सकते हो? मेरा नाम है नीरजा और मुझे प्यार से लोग बर्फ की मलिका के नाम से भी जानते हैं। नीरजा ने जैसे ही ध्रुव से इतनी बात की तो वहां खड़े सभी लोगों को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि उनकी नज़रों में तो नीरजा बहुत बेरहम और नकचरी लड़की थी। तो उसने आज एक अनजान लड़के से इतनी बात कैसे कर ली? ध्रुव को भी नीरजा के शरीर से खतरनाक शक्तियां निकलती महसूस हो रही थी। उसने इस मामले को आगे न बढ़ाते हुए नीरजा से कहा, मैं हूँ ध्रुव शौर्य और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम मेरी दोस्त बनना चाहती हो, बस आगे से मुझ पर ऐसे हमले मत करना। ध्रुव की बात सुनकर उस लड़की ने हंसते हुए अपना सिर हाँ में हिलाया। फिर नीरजा ने मन ही मन कहा, शक्ति देव की आत्मा, जैसा कि मुझे लगा था। इस लड़के के पास तो सच में शक्ति देव की आत्मा है और इसकी अंदरूनी शक्तियां भी किसी मामले में कमजोर नहीं। मुझे इस लड़के पर नजर रखनी होगी। ध्रुव ने लानिया से कहा, चलो लानिया। इतना कहकर ध्रुव वहां से जाने लगा। ध्रुव को जाता देख नीरजा ने धीरे से कहा, ध्रुव, तुम्हारी आत्मा की शक्ति तो मेरी आत्मा की शक्ति से भी बहुत ज्यादा ताकतवर है, पर मेरे हमसफर बनने के लिए आत्मा की शक्ति ही काफी नहीं होगी। उस लड़के का पीछा करो, मैं देखना चाहती हूँ क्या उसके पास सच में वो काबिलियत है जो कि मैं कब से खोज रही हूँ। नीरजा ने अपने पास खड़े लोगों से कहा कि तभी उन लोगों में से एक बुजुर्ग ने कहा, मलिका जी, महाराज का आदेश है कि हमारा पूरा ध्यान समाधि के खजाने पर होना चाहिए। नीरजा ने उस बुजुर्ग को घूर कर देखा और गुस्से में कहा, मेरे आदेश का पालन करो, नहीं तो तुम सबको अभी यहीं पर जान से मारने में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना कहकर नीरजा ध्रुव के पीछे जाने लगी और वो सभी लोग न चाहते हुए भी उस लड़की का पीछा करने लगे। ध्रुव लानिया के साथ आगे बढ़ता जा रहा था। उसने देखा धीरे धीरे आगे के रास्ते पर खजाना खोजते लोगों की संख्या कम होती जा रही है। अब कुछ ही गिने चुने ताकतवर लोग वहां पर दिख रहे थे कि तभी ध्रुव ने कुछ महसूस कर कहा, लानिया, थोड़ा संभल कर रहना, यहाँ की हवाओं में जहरीली हवा मिली हुई है। यही कारण है कि यहाँ पर दिखते लोगों की संख्या अचानक बहुत कम कैसे हो गई। लानिया भी जब से यहाँ आई थी तो उसको यहाँ की हवा में कुछ अलग अलग महसूस हुआ था। ध्रुव इस दौरान आगे बढ़ते हुए उस जगह को ढंग से जांच करता जा रहा था। उसने एक गोली निकालकर लानिया को दी और कहा, इसे खा लो। लानिया ने बेझिझक इस गोली को खा लिया। इस वक्त ध्रुव हर खतरे के लिए खुद को तैयार कर रहा था। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद उसको दिखा एक बड़ा सा झील, जिस झील के बीचों बीच एक टापू था और उस टापू पर एक विशाल हरे रंग का पेड़ था जिसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थी। उस पेड़ को देखकर कोई इंसान उस पेड़ के सामने अपने आप को बस छोटा समझता। दूर से भी उस पेड़ पर लटके हरिया फल साफ साफ दिख रहे थे। ध्रुव ने अपनी शक्तियों से उस झील का निरीक्षण किया, पर उसे वहां पर कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। उसने लानिया से कहा, लानिया, इतनी आसानी से हमें ये फल मिल जाएगा, ये बात थोड़ी अटपटी लग रही है, तो तैयार रहना अनजाने खतरे के लिए। फिर ध्रुव लानिया के साथ उस झील से होकर टापू की ओर जाने लगा। जैसे ही ध्रुव और लानिया उस झील में उतरे तो दोनों को अपने शरीर में हड्डियां तक सुन्न होती महसूस हुई। झील का पानी बेहद ठंडा था। इतना ही नहीं,
ध्रुव ने अपनी सफेद श्वेत रोशनी का मजबूत गोला भी बना रखा था, तभी भी उसके शरीर में उस झील के पानी की ठंडक बेइंतहा घुसती ही जा रही थी। तभी ध्रुव ने देखा उस झील से ठंडे बर्फ के गुब्बारे बैगनी रंग के उसकी रोशनी से आके टकराते और एक पल में फूटकर झील में मिल जाते। ये नज़ारा दिखने में जितना खूबसूरत लग रहा था उतना ही खतरनाक था, क्योंकि आम आदमी को यही लगता कि गुब्बारे बस सिर्फ बर्फ के हैं, पर ऐसा नहीं था। दरअसल इन बैंगनी रंगों के गुब्बारे में बहुत मात्रा में जहर था। ध्रुव ने हड़बड़ाते हुए कहा, लानिया जल्दी करो, यहाँ की हालात इतनी अच्छी नहीं है जितनी कि ऊपर से लग रही है। ध्रुव के चेहरे का रंग धीरे धीरे बदल रहा था। ध्रुव की ऐसी हालत को देखकर लानिया जल्दी जल्दी उस टापू तक पहुंचने लगी। कुछ देर तक पानी में तैरने के बाद वो दोनों आखिरकार उस टापू पर पहुंच ही गए। इस वक्त दोनों के चेहरे पर हल्की थकान और खुशी दिख रही थी। ध्रुव उस टापू पर पहुंचा ही था कि तभी उसके चेहरे का रंग पूरी तरह से बदल गया। उसकी आंखें एक ही झटके में झील की तरफ घूम गई। उस शांत झील के ऊपर के आसमान में बेइंतहा शक्तियां इकट्ठा होने लगी। देखते ही देखते वहां का आसमान हल्का बैगनी हो गया और तभी एक छापाक की आवाज के साथ उस शांत झील से 3 सिरों वाला एक नीला अजगर निकला, जिसने निकलते के साथ ही ध्रुव और लानिया पर एक बेरहम हमला कर दिया। ध्रुव ने जल्दी से लानिया को खुद से दूर कर अपने पैरों में चांदी की चमक जैसी बिजली जलानी शुरू कर दी। बिजली की गड़गड़ाहट की आवाज के बाद ध्रुव का शरीर उस हमले से बहुत दूर दिखाई दिया। इस वक्त ध्रुव को अपने कानों में आचार्य की हैरत भरी आवाज सुनाई पड़ी। मुझे यकीन नहीं होता, यहाँ इस समाधि के अंदर ज्वाला शेर अजगर मिल जाएगा। उस अजगर के हमले में शामिल शक्तियों को महसूस कर ध्रुव ने आचार्य से पूछा, आचार्य ये कौन सा तिलस्मी जानवर है? इसकी शक्तियां तो आराम से किसी 3 सितारे शक्ति देव को यूं ही गलाकर मार देगी। एक ज्वाला शेर अजगर प्राचीन वक्त का जानवर है, जिसके पास किसी चीज को गलाने का जहर तो होता ही है, पर ये तो कुछ नहीं। उसकी शक्ति इतनी ताकतवर नहीं होती जितनी कि उसकी आत्मशक्ति होती है, पर अपनी शक्तियों के बावजूद आत्मशक्ति की मदद से ये किसी को भी भ्रम में डाल सकता है, और जब तक वो न चाहे भ्रम में फंसा इंसान कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा। अनीस ने ध्रुव के सवाल पर उसे बताया, पर तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तेरी आत्मशक्ति इस तिलस्मी जानवर के मुकाबले बहुत ज्यादा है। अगर तेरी जगह कोई और होता तो अब तक इस तिलस्मी जानवर का शिकार बन चुका होता। ध्रुव ने भी मौजूदा हालात को समझते हुए अपना सिर हिलाया और लानिया से कहा, लानिया जल्दी करो, तुम उस पहाड़ से हरिया फल को तोड़ो जब तक मैं इस तिलस्मी जानवर को उलझा कर रखता हूँ। लानिया उस नीले अजगर की इस कदर शक्तियों को देखकर इतना तो समझ पा रही थी कि उस अजगर की शक्तियां किसी 4 सितारे शक्ति जितनी तो होगी या उससे ज्यादा होगी। जिस दौरान ध्रुव उस अजगर से लड़ने जा रहा था, उस दौरान लानिया ने अपना पूरा ध्यान लगाया दूर दिखते बड़े से पेड़ पर और उस तरफ जाने लगी। ज्वाला शेर अजगर ने जैसे ही देखा कि लानिया पेड़ के पास जा रही है तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने एक दिल दहला देने वाली चिंगाड़ निकाली। एक के बाद एक कई सारे हमले उस अजगर ने ध्रुव के ऊपर कर दिए। ध्रुव भी उन हमलों की ताकतों को भली भांति जान रहा था। उसने बखूबी उन हमले से खुद को बचाया। लड़ते वक्त धीरे धीरे ध्रुव भी टापू के गहरे हिस्से में जा रहा था। कुछ देर तक और पीछा करने के बाद वो अजगर वहीं रुक गया। वो टापू के ऊपर ज्यादा अंदर तक नहीं गया, बल्कि वहीं रुककर जोर जोर से चिंगाड़ता रहा। ध्रुव ने लानिया के पास आकर उससे पूछा, यही है हरिया फल? लानिया ने ध्रुव के सवाल पर अपना सिर हिलाया। उसको जो जानकारी उसके पिता ने दी थी, इसके अनुसार यही होना चाहिए, हरिया फल। ध्रुव और लानिया पेड़ पर लटके उस हरिया फल को ही देख रहे थे कि तभी उन दोनों को पीछे से किसी लड़के की आवाज आई, तुम दोनों का बहुत शुक्रिया मुझे रास्ता दिखाने के लिए, अब तुम्हारा काम खत्म हुआ। इतना कहकर वो लड़का जोर जोर से हंसने लगा। ध्रुव और लानिया ने जैसे ही पीछे देखा तो उनको दिखाई दिया कई सारे योद्धा अपने हाथों में भारी भरकम हथियार लिए एक जवान लड़के के पीछे खड़े थे, और वो जवान लड़का दिखने में बहुत ही ताकतवर लग रहा था, जिसकी शक्तियों को निकलता देख उसके पीछे खड़े वो सारे योद्धा हल्के हल्के सहम रहे थे। उसने एक ही झटके में उस पेड़ पर लगे सारे फलों को तोड़ लिया और वहां से जाने लगा। उसको जाता देख ध्रुव ने अपने शरीर की शक्तियां को इकट्ठा करना शुरू कर दिया।
पर इससे पहले कि ध्रुव कुछ करता, लानिया ने धीरे से उससे कहा, उसे जाने दो ध्रुव, ये वो फल नहीं है जिसको हम हरिया फल समझ रहे हैं। दरअसल इसमें छोटे छोटे पीले धब्बे हैं जो कि एक हरिया फल में नहीं होते। लानिया की बातों को सुन पहले तो ध्रुव हैरान रहा, फिर वो मुस्कुराते हुए उस लड़के को वहां से उन फलों को ले जाते हुए देख रहा था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कहाँ है उस पेड़ का असली फल, या ध्रुव सच में उस झील के नीचे जाकर लेने वाला है हरिया फल को जो कि असली है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके मुझे भी बताइए। और कैसे ध्रुव ले पाएगा सुन्नत ड्रैगन के मूल खून को, क्योंकि ध्रुव तो इधर उलझा हुआ है, तो क्या पता उससे पहले कोई और योद्धा जाकर सुन्नत ड्रैगन के मूल खून को ले ले। और ध्रुव क्या करेगा जब वो योद्धा वापस आने वाला है, उसको ये पता चलेगा कि ये जो फल है ये नकली है, और वो दोबारा आकर ध्रुव से लड़ाई करेगा या उसको पता ही नहीं चलेगा? आप इस बात को भी जानते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए। और हाँ, वीडियो पे लाइक 30 है और मैंने लाइक के ऑप्शंस हाइड कर दिए हैं इसीलिए क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते और दिख जाता है आपको पहले से कितने लाइक आए हुए हैं, इसलिए मैंने लाइक के ऑप्शन ही हाइड कर दिया ताकि ईमानदारी से हर कोई लाइक करे। और दूसरी बात, वीडियो के लास्ट कमेंट में लिख देना, वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिख देना कि मेरे को डेली इवेंट सीरीज शुरू करके दो, मुझे चाहिए, मैं एक्टिव हूं, मैं लिसनर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। मतलब इतना नहीं लिखना है, बस बता देना, मुझे नोटिफाई कर देना कि आप एक एक्टिव लिसनर है। तो मिलते हैं कल के डेली इवेंट सीरीज में, अगर आप लोग क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, अगर नहीं करते तो फिर यही सीरीज शुरू होगी मंडे, वेडनेसडे एंड देन फ्राइडे। ओके दोस्तों, बाय बाय।